हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 9 द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। पार्ट 8 में हमने देखा था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 1746 से लेकर 1748 तक चला। इस युद्ध का कारण यह था कि यूरोप में जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चालू था उसी का प्रभाव भारत पर पड़ा। यूरोप में जब इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे तो उसी को देखते हुए भारत ने भी इंग्लैंड फ्रांस आपस में लड़े। इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई सर टोमे का युद्ध। इसके अंदर नवाब की सेना, निज़ाम की सेना और सर पैराडाइज की सेना आपस में लड़ी। सर पैराडाइज फ्रांसीसियों की तरफ से लड़े और नवाब की सेना की तरफ से महफूज खान ने सेना का नेतृत्व किया था। इसमें महफूज खान की पराजय होती है, जो एक बड़ी महफूज खान देखा जाए बहुत बड़ी सैन्य व्यवस्था के साथ उतरे थे मैदान में, और पैराडाइज छोटी सेना के साथ 230 फ्रांसीसी सैनिक और 700 भारतीय सैनिकों के साथ उतरे थे। इसके बावजूद अच्छी रणनीति की वजह से उनकी विजय होती है। फिर जब यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है और वहाँ पे संधियाँ हो जाती हैं, 1748 में एक्स-ला-सापेल की संधि हो जाती है, तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप आज हम पार्ट 9 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखेंगे। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस को सफलता मिली थी तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले उसी सफलता को देखते हुए प्रोत्साहित होते हैं और भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की योजना बनाते हैं। इसके लिए उन्हें मौका भी मिल जाता है, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध चालू था, तो उसी का फायदा उठाकर वह द्वितीय कर्नाटक युद्ध कराते हैं। देखा जाए तो ये डुप्ले की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। इस युद्ध को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक। डुप्ले ही हैदराबाद और कर्नाटक को आपस में लड़ाएंगे और फिर ये सोचते हैं इन दोनों को लड़ा देंगे, फिर अपना शासन करेंगे। हैदराबाद में उस समय निज़ाम आसफ जाह और चिनखलिस खां शासन कर रहे थे। इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और मुगल सम्राट से दक्षिण की मुगल सूबेदारी भी हासिल कर ली थी। ये दक्षिण में एक छत्र शासन करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद आसफ जाह का पुत्र नासिर जंग हैदराबाद की गद्दी पर बैठना चाहता है। और आसफ जाह का ही नाती मुजफ्फर जंग, ये भी हैदराबाद की गद्दी पर बैठना चाहता है। और डुप्ले ने इस मौके का फायदा उठाया। जब जो दो आपस में लड़ रहे थे तो इन्होंने सोचा इसका फायदा उठाएं और हम हैदराबाद की गद्दी हम हासिल करें, अपना कोई बैठाएं जिससे शासन हम करें, बैठा वो रहे। तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का सहयोग किया। नासिर जंग उस टाइम गद्दी पर बैठ चुके थे, तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का सहयोग किया कि हम आपको गद्दी पर बैठाएंगे। फिर डुप्ले के नेतृत्व में ही फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का पक्ष लेकर मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठाया।
अब नासिर जंग को हटाकर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को तो बैठा दिया। अब मुजफ्फर जंग भी यहाँ, अब देखिए यहाँ से सहायक संधि कैसे चालू होती है। तो अब मुजफ्फर जंग को तो गद्दी पे बैठा दिया। अब मुजफ्फर अब इस सहयोग बोला, डुप्ले ने इतना सहयोग किया, मैं भी उसका सहयोग करूंगा। तो मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को इसके बदले में 20 लाख रुपया नगद, यहाँ लिख देता हूँ, 20 लाख रुपया नगद दिया, 1 लाख वार्षिक आय वाली जागीर दे दी। वार्षिक आय वाली जागीर, 1 लाख वार्षिक आय वाली जागीर प्रदान कर दी। और कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, कृष्णा नदी के ये देखो, पहला ये हो गया 20 लाख रुपए दिए, दूसरा 1 लाख वार्षिक आय वाली जागीर दे दी, तीसरा कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र जो था इसका गवर्नर नियुक्त कर दिया, डुप्ले को गवर्नर नियुक्त कर दिया। और पौंडीचेरी के निकट 80 गांव दे दिए, पौंडीचेरी के निकट 80 गांव दे दिए। ये तो मुजफ्फर जंग, जब डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठाया, हैदराबाद की गद्दी पे बैठाया, तो मुजफ्फर जंग ने खुश होकर इतना इनाम स्वरूप डुप्ले को भी दे दिया कि आपने मेरी इतनी मदद की, आपको मैं ये दे रहा हूँ। फिर मुजफ्फर जंग डुप्ले से एक और मदद मांगता है कि आप हैदराबाद की जो पहरेदारी है, हैदराबाद की पहरेदारी है, मतलब हैदराबाद का जो किला है उसको आप सुरक्षित करवाइए। निजाम डुप्ले से कहता है, डुप्ले बोलता है ठीक है। डुप्ले जनरल बुक्सी के नेतृत्व में हैदराबाद के को सुरक्षित रखने के लिए सेना तैनात कर देता है, जो हैदराबाद के किले में घेरा लगाकर खड़ी रहेगी। ऐसा मुजफ्फर जंग इसलिए करवाता है कि नासिर जंग कहीं आकर फिर से आक्रमण ना कर दे और गद्दी वापस हासिल कर दे। अब डुप्ले इसका सहयोग करता है, ठीक है, जनरल बुक्सी के नेतृत्व में पहरेदार सैनिक अपने खड़े कर देता है, लेकिन मुजफ्फर जंग से कहता है सैनिक तो हम खड़े कर देंगे, लेकिन इसका सारा खर्चा तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो हैदराबाद के ही कोष से इनका खर्चा चलता था, जो सैनिक जनरल बुक्सी के नेतृत्व में हैदराबाद के किले की सुरक्षा के लिए खड़े किए गए थे। तो यहीं से देखिए सहायक संधि की शुरुआत होती है, इसलिए डुप्ले को कहा जाता है सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि का जन्मदाता। लेकिन सहायक संधि का वास्तविक संस्थापक, सहायक संधि का वास्तविक संस्थापक वेलेजली है, संस्थापक वेलेजली है। सहायक संधि का वास्तविक संस्थापक वेलेजली है। मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठ गया। डुप्ले ने जनरल बुक्सी के नेतृत्व में हैदराबाद के किले की सुरक्षा के लिए सेना तैनात कर दी। अब क्या होता है, कुछ समय बाद 1751 में मुजफ्फर जंग की भिड़ंत अंग्रेजी सेना से होती है, जिसमें मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है। एक छोटे से युद्ध में इसकी भिड़ंत होती है, जिसमें मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है। अब किला खाली हो गया, जनरल बुक्सी किले की पहरेदारी में लगा हुआ है। इसने क्या किया, सलावत जंग, जो आसफ जंग का एक दूसरा पुत्र था, सलावत जंग, इसको हैदराबाद की गद्दी पर बैठा दिया। अब सलावत जंग भी खुश हो गया कि मुझे निजाम की उपाधि देकर हैदराबाद की गद्दी पे बैठा दिया। तो ये भी खुश होकर फ्रांसीसियों को हैदराबाद राज्य का वह भूभाग प्रदान कर देता है जिसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, उत्तरी
सरकार के नाम से जाना जाता है। एक सेकेंड, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। इसमें एल्लोर, राजमुंदरी, चिकाकोल और मुस्तफाबाद, ये 4 जिले आते हैं जो कि देखा जाए आय की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 4 जिलों को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता था। ये सलावत जंग फ्रांसीसियों को दे देता है। जो इसकी चारों जिले की वार्षिक आय 30 लाख रुपए रहती हैं, जो फ्रांसीसियों को दे देता है। ये तो थी हैदराबाद की कहानी कि हैदराबाद में क्या चल रहा था, डुप्ले ने कैसे फ़ायदा उठाया दो लोगों के बीच की लड़ाइयों को कि हम गद्दी पर बैठेंगे, खुद का फ़ायदा उठाकर अपने ही मतलब जिसको बैठाया कि मतलब शासन बैठेंगे तो कोई और, लेकिन शासन हम करेंगे। अब हम कर्नाटक में देखते हैं इस टाइम कर्नाटक में क्या हो रहा था। अब कर्नाटक में 2 लोग थे, दोस्त अली और इनका दामाद चंदा साहब। ये दोनों कर्नाटक में शासन कर रहे थे। लेकिन जब मराठों ने आक्रमण किया तो दोस्त अली को मार दिया। इसी पर अब डुप्ले को फिर मौका मिलेगा। मराठों ने दोस्त अली को मार दिया और चंदा साहब को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर चले गए, बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले गए। अब कर्नाटक की गद्दी खाली हो गई। अब इस पर कौन बैठेगा? अब नवाब का पुत्र, दोस्त अली का पुत्र अनुवरुद्दीन इस गद्दी पर बैठता है, कर्नाटक की गद्दी पर बैठता है। कुछ दिन शासन करता है। फिर जब चंदा साहब बंदी बनाए रहते, मराठों ने चंदा साहब को बंदी बनाया था, जब चंदा साहब वहाँ से छूटकर वापस आते हैं तो देखते हैं अनुवरुद्दीन गद्दी पर बैठा है। अब चंदा साहब बोलते हैं कि गद्दी तो मेरी है, मैं बैठूंगा, तुम हटो, मुझे कर्नाटक का शासन करना है। लेकिन अनुवरुद्दीन हटता नहीं है। फिर चंदा साहब अब फिर जाएंगे डुप्ले के पास कि मेरा सहयोग करिए, ज़बरदस्ती उन्हें गद्दी बैठाई, गद्दी का मालिक मैं हूँ। अब डुप्ले चंदा साहब का सहयोग करता है, यही मौका ढूंढ रहा था और डुप्ले को ये मौका मिल गया। अब वो चंदा साहब का सहयोग करता है और अनुवरुद्दीन को हटाकर गद्दी पर चंदा साहब को बैठा देता है। चंदा साहब गद्दी पर बैठ गए। फिर चंदा साहब क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अगर आज मैं गद्दी पर बैठ गया हूँ, कहीं हैदराबाद जैसा ना हो, डर उनके मन में बना हुआ था। इसलिए उन्होंने 1749 में फ्रांसीसियों की सहायता से ही अंबूर का युद्ध किया, जिसमें अनुरुद्दीन को मार दिया। अब अनुरुद्दीन को मार दिया। फिर अनुरुद्दीन को मार दिया कि अब टेंशन खत्म है, अब गद्दी पर मैं अकेले मालिक रहूँगा, कर्नाटक का शासन करूँगा। लेकिन उस टाइम अनुरुद्दीन का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मोहम्मद अली। वो देखता है कि जब पिता को चंदा साहब ने मार दिया तो वो डर जाता है और भागकर त्रिचनापल्ली में जाकर छुप जाता है, किले में जाकर छुप जाता है। और ये मोहम्मद अली का सहयोग कौन कर रहा था? मोहम्मद अली का सहयोग अंग्रेज कर रहे थे। ये त्रिचनापल्ली में जाकर जब छुप जाता है तो अंग्रेज इसका सहयोग करते हैं। जैसे डुप्ले चंदा साहब का सहयोग कर रहे थे, उसी प्रकार मोहम्मद अली का सहयोग अंग्रेज कर रहे थे। ये त्रिचनापल्ली में जब जाके छुप जाता है तो फ्रांसीसी आते हैं, त्रिचनापल्ली का घेरा लगा देते हैं। अब फ्रांसीसी बाहर से घेरते हैं, अंदर से अंग्रेज अंदर से रहते हैं। बहुत दिनों तक ऐसे चलता रहता है। फ्रांसीसी वहाँ से भागते नहीं हैं, अंग्रेज परेशान रहते हैं, राशन ख़त्म होते रहता है कि अब फ्रांसीसियों को कैसे
हटाया जाए। तो उस टाइम अंग्रेज सैनिक में एक क्लर्क था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसने एक दिमाग लगाया। इसने सोचा क्यों ना, अगर हम फ्रांसीसियों ने त्रिशूलपल्ली पर आके घेरा लगाया है तो क्यों ना हम इनकी राजधानी पर घेरा लगा लें। तो इन्होंने आरकाट का घेरा लगाने के लिए अंग्रेजों को कह दिया। अंग्रेज गए, आरकाट का घेरा लगा दिया उन्होंने। फ्रांसीसियों की जो राजधानी थी, कर्नाटक की जो राजधानी थी आरकाट, जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, उस पर कहा अंग्रेजों को जाके घेरा लगा दो। अंग्रेज जग गए, आरकाट पर घेरा लगा दिया। अब फ्रांसीसी यहाँ से कमज़ोर होने लगे क्योंकि उनकी राजधानी पे घेरा लग गया। और यहाँ से धीरे धीरे हटते गए और अपनी राजधानी, कर्नाटक की राजधानी को बचाने के लिए चले गए कि अंग्रेज वहाँ घेरा लगा रहे हैं। जब यहाँ से गए तो त्रिशूलपल्ली में जो इन्होंने घेरा लगाया था वो कमज़ोर पड़ने लगा। तो यहाँ के ही एक अंग्रेज सैनिक स्ट्रंगलर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेज ने त्रिशूलपल्ली पर भी अधिकार कर लिया। अब वही हाल हुआ कि मतलब फ्रांसीसियों के बाद ना आरकाट बचा ना त्रिशूलपल्ली बचा। अंग्रेज ने त्रिशूलपल्ली पर भी अधिकार कर लिया, आरकाट पे भी अधिकार कर लिया। जब फ्रांसीसी सरकार को ये पता चला कि डुप्ले की बेवकूफ़ी की वजह से ये काम हुआ, तो फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया कि आओ तुम रहने दो वहाँ पे, और उनकी जगह पे एक नया गवर्नर बना के भेजा जिसका नाम था गोडेहू। इनको 1754 में भारत में गवर्नर जनरल बना के भेजा। ये आते हैं, अंग्रेज से बोलते हैं ठीक है जो हुआ हुआ, अब हम संधि कर लेते हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। अब मोहम्मद अली को जिसका सहयोग अंग्रेज कर रहे थे, उनको कर्नाटक की गद्दी पर बैठा देते हैं और सहयोग करते हैं। तो एक संधि करते हैं जिसका नाम है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में यही पूछता है, पौंडीचेरी की संधि जो होती है 1755 में। तो हमने इस पार्ट में यह देखा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से लेकर 1754 के बीच में चला, उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि डुप्ले की महत्वाकांक्षाओं का ही कारण था कि पहला कर्नाटक युद्ध जब फ्रांसीसियों ने जीता तो डुप्ले ने सोचा कि हम अब और युद्ध करेंगे और हैदराबाद और कर्नाटक में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, स्वतंत्र सत्ता स्थापित करेंगे। उसी को देखते हुए जब मौका मिला तो डुप्ले ने हैदराबाद में जब आसफ जहां और चिंग्लिस खां जब वहाँ के निज़ाम थे, तो उनके पुत्र नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में जब गद्दी के लिए लड़ाई चल रही थी, तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का सहयोग करके अपना फ़ायदा उठाया और उसको गद्दी पर बैठाया, जिसके बदले डुप्ले को 20 लाख रुपया, 1 लाख वार्षिक आय वाली जागीर और कृष्णा नदी के दक्षिण की गवर्नर बनने की पदवी और मिला, जिसके अंदर कृष्णा नदी के दक्षिण प्रदेश में डुप्ले को गवर्नर बनने की पदवी मिली और पौंडीचेरी के निकट 80 गांव मिले। फिर ये चलता रहा। फिर कुछ समय बाद जब मुजफ्फर जंग 1751 में अंग्रेजों की एक छोटी सी भिड़ंत में मारा जाता है, तो मुजफ्फर जंग ने जब डुप्ले से सहयोग मांगा था कि आप हैदराबाद की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात कर दें, तो जनरल बुक्सी के नेतृत्व में हैदराबाद की सुरक्षा की व्यवस्था होती है, जिसमें हैदराबाद की पहरेदारी और मतलब किलेबंदी टाइप की, जिसमें सैनिक तैनात किए जाते हैं कि नासिर जंग फिर से आकर गद्दी वापस ना ले। इस डर से मुजफ्फर जंग डुप्ले से सहयोग मांगता है। तो यहीं पे एक सहायक संधि का जन्म होता है, इसलिए कहा जाता है डुप्ले को सहायक संधि का जन्मदाता। लेकिन वास्तविक सहायक संधि का जन्मदाता वेलेजली हैं।
अब जब मुजफ्फर जंग आगे जब मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है, तो जनरल विक्सी जब हैदराबाद की गद्दी खाली हो जाती है तो उस टाइम वहाँ का हैदराबाद की सुरक्षा जनरल विक्सी कर रहा होता है। तो ये बोलता है किसको गद्दी पर बैठाया जाए। तो उस टाइम आसफ जहाँ का एक पुत्र था जिसका नाम था सलावत जंग। एक पुत्र था नासिर जंग, एक पुत्र था सलावत जंग। तो अब सलावत जंग बाकी रहा, तो सलावत जंग को गद्दी पर बैठा देता है। नासिर जंग को तो बैठा नहीं सकता क्योंकि ये इनका विरोधी था। तो अब सलावत जंग बाकी था तो इसको उसकी गद्दी पर बैठा देता है। तो सलावत जंग इस खुशी की वजह से कि मुझे गद्दी पर बैठाया, वो भी हैदराबाद में जो एक ऐसा भूभाग दे देता है जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर 4 जिले आते थे, एल्लोर, राजमुंद्री, चिकाकोल और मुस्तफाबाद, जिसकी वार्षिक आय 30 लाख रुपए थी। ये तो मतलब हैदराबाद की यह स्थिति थी। अब हम कर्नाटक की तरफ देखते हैं कि कर्नाटक की तरफ क्या स्थिति थी, इसको रिकैप कर लेते हैं। कर्नाटक में दोस्त अली और चंदा साहब जब शासन कर रहे होते हैं तो मराठों की तरफ से जब आक्रमण होता है तो दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है और चंदा साहब को मराठे बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर अब कर्नाटक की गद्दी खाली हो गई तो जो दोस्त अली था उसका पुत्र था अनवरुद्दीन, ये कर्नाटक की गद्दी पर बैठता है। कुछ दिन शासन करने के बाद चंदा साहब मराठों द्वारा जो बंदी बनाए गए थे, कुछ समय बाद जब बंदी से निकलकर वापस आते हैं कर्नाटक तो देखते हैं अनवरुद्दीन बैठा है। तो इससे अनुरोध करते हैं कि ये गद्दी मेरी है, मुझे दे दो, लेकिन अनवरुद्दीन वहाँ से हटना नहीं चाहता। तो चंदा साहब फिर जाते हैं डुप्ले के पास। क्या जाते हैं, डुप्ले इसी मौके का तलाश कर रहा था। डुप्ले ने देखा जैसे हैदराबाद में उसने किया वैसे इसने अब कर्नाटक में चंदा साहब का सहयोग किया कि हम आपको गद्दी देंगे। फिर डुप्ले रणनीतियों से अनवरुद्दीन को हटाकर चंदा साहब को गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन चंदा साहब को अभी भी डर था कहीं अनवरुद्दीन फिर से आकर लड़ाई कर युद्ध कर मुझे गद्दी से हटा ना दे। इसलिए 1749 में अंबूर का युद्ध करता है चंदा साहब, जिसके फ्रांसीसियों के सहयोग से करेगा अंबूर का युद्ध, जिसके अंदर अनवरुद्दीन को चंदा साहब मार देते हैं और अनवरुद्दीन की कहानी यहाँ खत्म होती है। फिर कुछ समय बीतता है, चंदा साहब की भी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई, तंजौर के राजा ने चंदा साहब को मार दिया। अब ये जो तंजौर शब्द आया है इसको हम जब तृतीय कर्नाटक युद्ध होगा उसमें बताएंगे कि तंजौर के राजा ने चंदा साहब को क्यों मारा। तंजौर के राजा ने चंदा साहब को मार दिया। अब जो गद्दी थी, हाँ इसके पहले हम बता दें चंदा साहब गद्दी पर बैठते हैं और जब चंदा साहब अनवरुद्दीन को मार देते हैं तो उनका पुत्र जो मोहम्मद अली होता है इस डर से वो भागकर त्रिचनापल्ली पहुंच जाता है। कहीं ऐसा ना हो जैसे पिता को मार दिया उसे पुत्र को मार दें। तो इस डर से वो त्रिचनापल्ली चल जाता है अंग्रेजों के शरण में, जहां अंग्रेज त्रिचनापल्ली में घेरा लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन फ्रांसीसियों को पता लगता है कि त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली है, तो वो उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं कि इसको मारने के लिए। लेकिन जब फ्रांसीसी अंग्रेजों देखते हैं अंग्रेज उसका सहयोग कर रहे हैं तो उसका भी घेरा लगा लेते हैं और काफ़ी दिनों तक जब अंग्रेजों का घेरा लगाए रहते हैं, जब अंग्रेज देखते हैं फ्रांसीसी यहाँ से हट नहीं रहे तो परेशान हो जाते हैं। तो उसी अंग्रेज में एक उनका क्लर्क था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो दिमाग लगाता है, कहता है जब फ्रांसीसी यहाँ घेरा लगाए हैं तो क्यों ना हम इनकी राजधानी कर्नाटक की राजधानी पर घेरा लगा दें। वो आरकाट का घेरा लगाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव कह देते हैं, आरकाट का घेरा लगाने के लिए। जब अंग्रेज आरकाट का घेरा लगा लेते हैं तो फ्रांसीसी डर जाते हैं और त्रिचनापल्ली से धीरे धीरे हटकर आरकाट को बचाने पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ से हटते हैं तो त्रिचनापल्ली भी खाली होता है और अंग्रेज कैप्टन स्ट्रिंगलर लॉरेंस के नेतृत्व में त्रिचनापल्ली
का भी अधिकार अंग्रेज कर लेते हैं, और आरकाट जो अंग्रेजों ने घेर रखा था उस पर भी अधिकार कर लेते हैं। इससे क्या होता है, फ्रांसीसी सरकार जो होती है डुप्ले से काफ़ी निराश होती है कि मतलब तुम ना ये ले पाए ना वो ले पाए, दोनों जगह से ऐसे हुआ, तो उसको वापस बुला लेती है, तुम वापस आ जाओ। फिर 1754 में गोडहू को गवर्नर जनरल बना के भेजती है, गोडहू को गवर्नर जनरल बना के भेजती है। और गोडहू वहाँ पे अंग्रेजों से संधि करते हैं और कहते हैं ठीक है, मोहम्मद अली को हम राजा बना देते हैं, मतलब कर्नाटक की गद्दी पर बैठा देते हैं। गोडहू मोहम्मद अली को कर्नाटक की गद्दी पर बैठा देते हैं और फ्रांसीसियों से संधि कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है पौंडीचेरी की संधि, जो 1755 में हुई। 1755 में हुई। ये तो हमारा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से लेकर 54 के बीच में चला। अब पार्ट 10 में हम यह देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसके बारे में हम यह देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।